गोल्स बॉडी पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा उसमें? रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला इन एनी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एंड वेलोसिटी एंड एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? Radius R naught into 0.529 0.529 into n square upon z. n square by z. n square by z. एंड किस यूनिट में? एंगस्ट्रॉम. घबरा क्यों हो यार, तुम्हारा नाम क्या है? आज तुम लास्ट क्लास नहीं आए थे, ऑफलाइन नहीं आए थे, नहीं ऑफलाइन, ऑनलाइन अटेंड किया. ऑनलाइन अटेंड किया था ना. एनर्जी का क्या फॉर्मूला? एनर्जी का 13.6 into देखिए तो बता रहे यार, याद करना था, बोला था तीन ही तो फॉर्मूला थे यार, मानसो फॉर्मूला थोड़ी बताया तुम्हें. तुम्हारा क्या नाम है? तुम लास्ट क्लास नहीं आए थे ना ऑफलाइन, मैं तुम्हारे साथ ही बैठा. तुम्हारा क्या नाम? आकाश. आकाश. वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला? 6.18 into 10 raised to the power 8 into z upon 8. कोई भी कुछ भी याद आ रहा है सब बोलते जा रहे हो ना. और 6 याद आ गया, 6 बोल दिया मैंने. 2.18. 2.18 पीछे से किसने बता दिया क्या? No. ठीक. सो रेडियस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ठीक है. और मैंने क्या बोला था, एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. So the first question is calculate ratio of radius, velocity and energy of second orbit of helium plus ion and fourth excited state of beryllium 3 plus ion. ये वाला क्वेश्चन करते हैं. तो मेरे पास क्या है, हीलियम प्लस का सेकंड ऑर्बिट है, राइट? एंड उसका z कितना है तुम बताओ आकाश? 2. 4 5. 5 वो 6 भी बोल दो. Sorry sir. Second 2. 2 कैसे? Helium का atomic number 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. सोच समझ के बोला करो ना, ऐसे ऐसे मत बोला करो कुछ. और उसके बाद बेरिलियम 3 प्लस आयन के लिए n कितना है? 5. 5. फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं. z कितना है? 2 sorry 4 4. पक्का? हाँ 4. तो घबरा क्यों रहे हो यार, आराम से, कुछ थोड़ी करना है. ठीक है. रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का रेशियो निकालते हैं. सो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस. See, R naught is constant. That will be cancelled out while taking ratio. So हम क्या करेंगे, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर करेंगे, तो z1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, राइट? दूसरा है z2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर. ठीक है. z1 क्या है मेरा? 2 का स्क्वायर है. n क्या है? 2 का स्क्वायर, राइट? z2 क्या है मेरा? 4 का स्क्वायर. n2 क्या है? 5. क्या आंसर है? Sir, हाँ बोलिए. सर 5 स्क्वायर अपॉन रेडियस में तो n स्क्वायर अपॉन z. ये रेडियस है ना, मैं एनर्जी का, चलो एनर्जी का निकाल तो लेते हैं. रेडियस में तो n स्क्वायर अपॉन z होता है ना. हाँ हाँ ठीक है, ठीक है. एनर्जी दिमाग में रह गया मेरा. एनर्जी का निकाल लेते हैं पहले, है ना. तो क्या हो गया, 1 अपॉन इंटू 25 अपॉन 16, कितना आ जाएगा? yes एनर्जी का रेशियो यही है. Yes sir. Yes, sir. ठीक है. रेशियो लिखा है तो रेशियो निकालना है ना. सब MR4 की हो ना, लास्ट क्लास में तो नहीं आए थे तुम लोग? नहीं आए, पहली बार आए.
क्या नाम है तुम्हारा? मान्य, मान्य, काव्य, काव्य, राही, 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 ऋषु। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने किया है, जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था क्लास में, तो उसको सॉल्व किया है। एनर्जी का रेशियो ऑफ energy of helium plus in second orbit and energy of barium 3 plus in fourth excited state which is n equal to 5. ठीक है, now second is radius निकाल लेते हैं। तो radius of helium plus upon radius of beryllium 3 plus, तो radius क्या होता है? radius का फॉर्मूला क्या होता है? मान्य तुम बताओ, what is the formula of radius? राही तुम बताओ। ऋषि तुम बताओ। नोटबुक खोलते हो कभी? तुम्हारा नाम काव्य, काव्य तुम बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? कोई पढ़ता है इस क्लास में? तीन ही फॉर्मूला बताए थे मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, 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 sir. रेडियस का फॉर्मूला होता है Secondary. 0.5 to 9 n square by z, तो Yes, ये हो sir. जाएगा N square by n1 Z. स्क्वायर अपॉन z1 अपॉन n2 स्क्वायर अपॉन z2। n1 क्या हो गया? n1 is 2 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन n क्या है? 5 स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया 2 इंटू 4 अपॉन 25, 8 अपॉन 25, राइट? Yes. Yes, sir. तुम सबको Yes, समझ sir. आ रही है? क्लास नोट्स कितनी बार कहा है मैंने, जाते ही सबसे पहले क्या करना है? क्लास नोट्स पढ़ना है। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़ेगा तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, अभी देखो, लिख लो है ना, अच्छे से लिख तो लो एटलीस्ट। उसके बाद क्या है? वेलोसिटी। velocity of He plus upon velocity of beryllium 3 plus। velocity क्या होता है? z by n होता है, हाँ? तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. n1 upon Sir. z2 upon n2, राइट? तो z1 कितना है? 2 है। n1 कितना है? वो भी 2 है। 2. z2 कितना है? 4 है। n2 कितना है? 5 है। 5 by 4। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये गलत नहीं है। डायरेक्ट इनके ऊपर ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया? समझ में आया तुमको? अच्छा, E1 E2 E3 E4 Li2 प्लस के लिए निकालना है ना, दूसरा क्वेश्चन जो है। तो Li2 प्लस के लिए Z कितना होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम बताओ। कॉर्नर स्टूडेंट, कोई भी चारों में से Li2 प्लस का Z क्या होता है? लिथियम का Z, हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर क्या है?
हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हीलियम का, लिथियम का, नाइन टेंथ क्लास में नहीं पढ़ाएगा तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 8th क्लास का बच्चा अगर यहाँ पे है ना तो उसको बुला के पूछो तो बता देगा। कल भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो यार। पीरियोडिक टेबल 1 to 20 तो सब लोग याद करो यार, तो बार बार बोलना ना पड़े, सच बता रहा हूँ। सबसे बेसिक है केमिस्ट्री में। इवन दो लेट्स से कोई भी एनीबडी हु हैव स्टडीड केमिस्ट्री में सबसे पहले उसको पीरियोडिक टेबल जरूर पता होगा। पीरियोडिक टेबल पता होगा और उसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब पता होगा, क्योंकि वो सबसे बेसिक है। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। तुम लोगों को लिथियम का जेड नहीं पता। जेड का मतलब तो पता है ना तुम लोगों को? तो वहां पूछ रहा हूँ 4 लोग Yes, ने। sir. जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर नंबर ना। एटॉमिक नंबर याद कर लो यार। Z3 होता है, ठीक 3. है। अब हमें एनर्जी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 के लिए निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 13.6 n Z स्क्वायर। square upon n Z square. square upon n square electron volt per atom. अब यहाँ पे अगर हम E1 निकालना चाहते हैं, सिंस Z इज इक्वल टू 3, वो फिक्स है। Z क्या है? फिक्स है। Z कितना है? 3। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 3 का स्क्वायर। n हम 1 के लिए निकाल रहे हैं पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। कितना है? किसने कैलकुलेट किया होगा? -122.4. Minus 122 electron volt. minus 1 to 2.4. E2 निकालेंगे। अब E2, E3, E4 जो है, तुम चारों लोग निकालोगे। निकालो। तुमने निकाली? कितना है? Minus 30.6. Minus 30.6. Minus 30.6. Minus 30.6. 30.6 minus. Minus 13.6. E4 निकालेंगे।
कितना रहे? 7.64. ठीक है. What can you observe from these data? See, energy of first orbit of hydrogen atom is Equals to energy of हाइड्रोजन एटम बोला बेटा -13.6, राइट. एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, देख के बता दो, कोई बात नहीं. एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन -13.6. 13.6. -13.6. Energy of third orbit of lithium 2 plus ion is -13.6. the pattern. E1 of hydrogen, E2 of helium plus, E3 of lithium 2 plus, E4 of beryllium 3 plus are same. हमारा हो गया. उनको पास ऑन थोड़े से दे. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? See, it's not like they are going to ask. They might ask, they might not ask. But even of hydrogen, but एक पैटर्न हमने क्या ऑब्जर्व किया? हीलियम प्लस E3 of lithium plus 2, E4 of beryllium 3. Beryllium plus 3. कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमें पैटर्न याद है, क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली लिख देंगे ना, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना. तो ये हमारा पैटर्न है, लिख लो. कितने लोगों ने होमवर्क किया है? सेट 2 में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे? 5 क्वेश्चन दिए. तुम लोगों को हवा भी है, पढ़ाई करते कि नहीं करते हो? तुम पढ़ाई क्या करो यार, है ना? कितनी बार कहा मैंने, 5 ही तो क्वेश्चन दिए थे यार, ज्यादा भी नहीं. कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन में बोलो, कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. डाउट है तुम्हें? Sir, 15th Number number. 15. है उसमें? Yes, हाँ. 15. Number 15. नंबर 15 डाउट है. Sir, 15th question. Yes, sir. चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं. सेट 2 का ना, सेट 2 सेक्शन ए. सेक्शन ए, Section A. 15th क्वेश्चन. चलो 15 करते हैं. इसमें क्या है? En जो है दैट इज -313.6 अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल. If the value of E is
to which value n correspond to? तो डाउट क्या है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुमसे हुआ? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. यहाँ पे बस हम लोगों को एनी फाइंड आउट कर रहे फॉर्मूला रख के बस एनर्जी डिवाइडेड बाय ई कर इसको बस यहाँ पे पुट करना है ना, हाँ बस। उन्होंने एनर्जी दे Yes, दिया है, एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया है, n पूछा। We just have to substitute this value here. ठीक है? So n square would be 313.6 upon 34.84. It will come out as 9, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So n square would be 9 and n would be 3. 3. 3. आगे और कोई डाउट है तो बताइए। Sir, 11th. 11? 10. इलेवन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज क्यों इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों है बताओ? ऑप्शन नंबर 3 है एनर्जी इज जीरो एट इनफाइनाइट Third option. ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जीरो एनर्जी क्यों है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी जीरो क्यों है? तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? n तो इन्फिनिटी है, ये क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्यों जीरो? 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो सब लोग। मैंने ये बोला कि देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल इवन दो इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हो, बट इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल है। ठीक है, एंड एनर्जी एट इनफाइनाइट पॉइंट इज जीरो। एंड मैंने क्या बोला, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाता है, एनर्जी क्या होती जाती है? Increase. Increase. Decrease. इनफाइनाइट में जीरो है तो नीचे आते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? नेगेटिव में होती जाएगी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज Decrease. नेगेटिव। Decreases. समझ में आया? यस सबको समझ में आ रहा है? देखो ऑफलाइन में आओगे, Yes, sir. हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो तुमको भी नहीं बढ़ने दूंगा, पहले बता। हाँ, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आए तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चाहे बेसिक से बेसिक चीज क्यों ना हो, पूछो, बट समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार पूछता रहूंगा। ध्यान रखना इस बात का, जब तक कि सबको समझ में ना आए। और कोई डाउट है तो बोलो। So 10 number. Sir, 10th question. 10th question. So tan. If R1 is the radius of first orbit of hydrogen atom, the radius of second, third and fourth orbits of, in terms of R1, इसमें क्या डाउट है यार? R1 क्या है? R0 है। R0 को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, which is called as Bohr's radius. नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो पता होगा। Radius of first orbit of hydrogen atom is called as Bohr's radius, and which is represented as R0, which is nothing but 0.529 angstrom. R2 क्या होगा? 0.529। R0 लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। R0 n स्क्वायर बाई z, तो R0 n स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए बोला। n स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर। Yes, sir. z कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? 4 R0। R0 क्या है? R1 है, तो ये क्या हो गया? 4 R1। क्या तुम ऐसे ही थर्ड और फोर्थ से नहीं निकाल सकते? यस सर n का स्क्वायर ही तो करना है। Yes, sir. Yes.
थर्ड और फोर्थ को उनके पास पैकेज है क्या? इन लोग कितने लोगों के पास पैकेज नहीं है? इन दोनों के पास है, हमारे पास है। कहाँ है पैकेज? बंद क्यों रखा है? बोलो सेट टू डिस्कस करा ना मैं, बंद करने के लिए रखा हुआ है। इसको आज को आगे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। तुमसे हो गया था, कहाँ किया? ठीक है, तो R3 बेसिकली क्या हो जाएगा? R0 n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 9R1। R4 क्या हो जाएगा? R1 इंटू 4 स्क्वायर बाई 1, ये हो जाएगा 64, 16R1। ठीक, फटाफट लिख लो, जिन लोगों से नहीं हुआ फटाफट लिख लो। डन? Yes, sir. समझ में आ रहा है? तुम्हारे क्या नाम है? शिवम। आगे बढ़े हम, चलो। Yes, sir. जो हाईलाइट कराए हुए सारे फॉर्मूलाज मैंने अच्छे से लर्न करने, सभी को पहले बता रहा हूँ। अरे ठीक है, अभी हमने सो फार एनर्जीज के लिए हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन की एनर्जीज के बारे में मैंने याद करने को बोला ना। हाइड्रोजन की एनर्जीज E1 क्या होती है? -13.6, E2 क्या होती है? -3.4, E3 क्या होती है? -1.51, E4 क्या होती है? -0.85। Only 0.8. हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट 4 एनर्जीज याद होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट 4 एनर्जीज याद होनी चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग ए केस टू कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस। मैं क्या निकाल रहा हूं? आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर 2 ऑर्बिट्स। अब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कितना है, वी वांट टू कैलकुलेट दैट। सो एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट्स इन, चलो हाइड्रोजन एटम छोड़ो, एनी स्पीशीज इन एनी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा तुम्हारा यूटी हुआ क्या अभी? एफटी हुआ? FT3? नहीं अभी भी बाकी है 26 को होगा। No, 26 sir. को। No, sir. Over 26. ठीक है, so let's say we have 2 energy gap, this is n1, this is n2, है ना? And if we are calculating for any electronic species, then it would be, let's say Z, any kind of Z. So En1 would be -13.6 Z square upon N1 square. That is the formula, right? Yes. And for En2, the formula would be -13.6 Z square upon N2 square. Now, if we want to calculate the difference, so we will have to do डेल्टा का क्या मतलब है? डिफरेंस होता है Yes, sir. Yes, sir. E2 minus En1 would be equal to, so ये क्या हो जाएगा? En2 क्या होगा? -13.6 Z square upon N2 square.
माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.6 z स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों में आ रहा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, कोई भी टू ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। नोट डाउन करो इसको। सर हाँ बोलिए। सर बाहर -13.6 नहीं आएगा? करके तो देखो, खुद से ट्राई करके देखो, इतना तो मैथ्स आता होगा, पता चल जाएगा तुमको, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे जो n1 की साइड है। Sir, हाँ बोलो। sir, can you scroll up? Sir, done. Thank you. अब सब लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो फटाफट। सर वो -13.6 ही नहीं आएगा क्योंकि कॉमन लिया है तो फिर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो ब्रैकेट के बाहर भी -13.6 नहीं आएगा? तुमने अच्छे से देखा? हाँ सर, वो कॉमन लिया है तो कॉमन में तो नहीं अरे निकालते यार सर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार। अच्छा ओके हाँ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ना ये, काट इसको, ऊपर वाले काट दो। पॉइंट क्या है बताने का, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे n2 नहीं आ रहा यार, यहाँ पे n1 आएगा, देखो तो सही। n1 आएगा, n1 हमेशा छोटा नंबर रहेगा, n1 हमेशा क्या रहेगा, छोटा नंबर, n1 क्या रहेगा, बड़ा नंबर। सब लोग ध्यान से समझ लो, n1 छोटा n2 बड़ा हमेशा। So done. Sir, done. Sir, done.
Z का लिथियम का Z का 3 2 डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, किसी क्वांटिटी की करना है, ये होता काम है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.6, Z would be 3, N1 would be 2, N2 would be 4। तो ये जगह 13.6 into 9, 1/4 minus 1/16, तो it will be 3/16। कितना आ रहा है? 22.9। 22.9। वेरी गुड। 22.95. 22.95। आइए, मान्य समझ में आया कि नहीं आया तुम? पक्का तुम्हें समझ में आया? तुम क्या गलती करो? इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट करो और आंसर निकाल लो तुरंत। मतलब एलसीएम लेके ऑब्वियसली तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट यहाँ पे एलसीएम लोगे 16 आएगा, 4 4 जा 16, 4 16 16 1, ये आ जाएगा 3/16। ठीक है। अच्छा, अभी हम हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग एनर्जी वाला वो बना, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4। बातें मत करो, यहाँ पे बैठना है तो बातें मत करो, ठीक है? E1 E2 E3 E4, ठीक है? ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लिखो, तुम लोग देख के लिख सकते हो ना एनर्जी। E1 E2 E3 E4 हाइड्रोजन एटम एनर्जी लिखो तुम लोग। पीछे से देख के लिख लो, कैलकुलेट मत करो। E1 कितना है? -13.6, ठीक है? E2 कितना है? -3.4। E3 कितना है? -1.51। E4 कितना है? -0.8। समझ में आया? नाउ टेल मी, Yes, sir. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? E1 और E2 के बीच में माइनस कर लो। 13.6 को 3.4 से माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 10.2 10.2। 10.2 10.2. E3 और E4 के बीच का गैप, E2 और E3 सॉरी, E2 और E3 के बीच का गैप 1.89 1.49। और इसके बीच का गैप, E3 E4 के बीच का गैप 0.64 आ रहा है। yes sir Yes, sir. 0.64. ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे एक चीज एनालिसिस क्या करें? What can you observe? What can you analysis from this data? क्या एनालिसिस कर सकते हैं? मैंने 3 डेटा लिखे, 10.2, 1.49, 0.64। यहाँ से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि E1 और E2 के बीच में देयर इज ए ह्यूज गैप 10.2, है ना? उसके Yes, बाद sir. गैप जो है बहुत कम है, क्योंकि पहले ऑर्बिट की एनर्जी Decreases. 3 है, दूसरे की -3 है, उसके बाद में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ये एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या देखा
E1 और E2 के बीच में बहुत बड़ा गैप है और E2 और E3 के बीच में छोटा गैप है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, पहले इतना बड़ा गैप है, फिर इतना हो गया और फिर ऐसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना तो गैप जो है वो कम होता है। ठीक है, ये मेरा बताने का पॉइंट था। ठीक है, अच्छा अभी हम इसके बाद पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। ये लिख लेना। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? Band of 7 colors. बैंड ऑफ 7 कलर्स। सो बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऑर्डर, orderly arrangement. Let's say there are 10 students in class. जो सबको रैंक वाइज पढ़ा होगा, 1 रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक 10 तक। This is an order, है ना? This is spectrum only. But if we talk about light, we have seen rainbow. उसमें क्या रहता है? Spectrum रहता है। Bigger pattern में रहता है rainbow. वो क्या है? Spectrum. Sir, your voice is cracking. Sir, voice is cracking. Yes, sir, your voice is cracking. Yes, sir. Yes, अभी आ sir. रही है आवाज? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अभी आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Sir, Yes, but the sir. screen is not visible. आ जाएगा ना, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऑर्डरली फैशन में अरेंजमेंट होना, किसी भी ऑर्डरली फैशन में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइट, तो जो तुम्हारे 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, उसका पहले वॉयलेट है, फिर इंडियम है, ब्लू है, पैटर्न है, दैट इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो लाइट स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो तुम्हारे पास क्या होता है, बेसिकली ये एक सोर्स है लाइट का, तो यहाँ से क्या हो रही है, लाइट जा रही है। वो लाइट तुम किस में पास कर रहे हो? प्रिज्म से पास कर रहे हो। प्रिज्म का काम क्या होता है, वो लाइट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो ये लाइट्स जो है डिवाइड हो जाती है। ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स विबग्योर। तो जो प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे एक बैंड दिखता है। दिस इज अ बैंड ऑफ 7 colors. Sir, screen is lacking. Yes, sir. सबके साथ ऐसा हो रहा है? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. है ना? स्पेक्ट्रम दिखाया मैंने कि व्हाइट लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, इट ब्रेक्स इनटू 7 कलर्स, है ना? इनको हम विबग्योर बोलते हैं। तो विबग्योर में क्या है, आर का एनर्जी जो है ज्यादा होता है एनर्जी वाइज। इसका एनर्जी क्या है, कम। लिख लो, नहीं बना दो।
एक मिनट यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। अच्छा, एनर्जी इज Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फिर इसी चला दो। ये E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा फॉर्मूला होता है ना, Yes. एच सी तो कांस्टेंट होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सर हाँ बोलो। सर अगर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो फिर लैम्डा यहाँ पे इंक्रीज होगा क्या? आर आपने वहाँ पे लिखा है जो। लैम्डा सबसे ज्यादा आर का होगा और वॉलेट का कम होगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी क्या होगा? कम। ओके सर, गॉट इट। अच्छा, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, please can you scroll up? ठीक है, Okay, sir. सी एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है? सो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है फॉर एनी एमिशन, वेरी सिंपल प्रोसेस है। तो लेट्स से यहाँ पे N1 है, यहाँ पे क्या है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन N2 ऊपर लिखा है, इसका मतलब N2 का एनर्जी क्या है? मोर। N2 का एनर्जी ज्यादा है एंड N1 का एनर्जी क्या है? कम है। तो जब हम Sir, कम again एनर्जी your वाले voice is से cracking. ज्यादा एनर्जी वाले की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? Yes, sir, your voice is हाँ, फिर cracking. से बता रहा हूँ मैं, N1 जो है वो कम एनर्जी वाला है, N2 वाला जो है वो ज्यादा एनर्जी वाला है। जब हम कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमें एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी किसी ना किसी से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। This is Absorb. absorption। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल
Electron is excited to higher energy level by giving some push, and that push is nothing but absorption energy. तो मान लो छोटे वाले लेवल का एनर्जी 5, ऊपर वाले एनर्जी का लेवल एनर्जी जो है वो 10 है, तो हाउ मच एनर्जी विल बी गिवन टू दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एट लो लेवल 5, तभी तो 10 हो पाएगा, 5. तभी तो सब आएगा, Yes. है ना। तो क्या कर रहे हैं, जो कम लेवल पे है उसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं, वो यहाँ से ऊपर गया, है ना, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। बट एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, चला तो जाता है, हम कहीं भी चले जाए वापस कहाँ आएंगे, घर ही आएंगे ना, है ना, कहीं भी चले जाए बस थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाता है वापस आता। तो जब अब वो किसी और से एनर्जी लेके गया, वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में तो कम ही एनर्जी चाहिए। भाई यहाँ ऊपर 10 है, नीचे 5 है, तो उसको 5 की जरूरत है, बाकी 5 को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तो ये वापस आएगा, तो क्या होगा, एमिशन होगा। दिस इज द प्रोसेस। अब ये एनर्जी जो बच गई वो क्या होती है, वो रिलीज होती है, ये क्या होता है, दिस इज एमिशन ऑफ एनर्जी। दिस इज एमिशन ऑफ एनर्जी, और इससे हमें दिखता है कलर, इससे हमारा जो कलर है वो दिखाई देता है। यहाँ से स्पेक्ट्रम आता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, और वो फिर क्या बनाती है, वो कलर बनाती है। एमिशन एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म से पास कर रहे हैं, और फिर हमें कलर दिखाई देता है। इस तरीके से प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस। नाउ ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एमिशन। समझ में आया कि नहीं? Yes. बोलो, क्लियर है? तो Yes. एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखे, तो लिखो। Yes, sir. It is obtained when radiations, ये क्या हो रहा है, ये एमिशन ऑफ एनर्जी है ना, वो रेडिएशन ही है बेसिकली, रेडिएशंस एमिटेड बाय द एक्साइटेड सब्सटेंस, by the excited substance analyzed by स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जो सिस्टम है ना, जैसे हम प्रिज्म से रिकॉर्ड करके वो बैंड बना रहे, दिस इज नथिंग बट स्पेक्ट्रोस्कोप, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। मतलब एक तरीके से स्पेक्ट्रम जहाँ पे ऑब्टेन होता है, जिस मशीन से हम लोग लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन जो है वो अब्जॉर्ब एनर्जी से आता है। अब्जॉर्प्शन किससे आता है,
अब्जॉर्ब एनर्जी से आता है। अब्जॉर्ब एनर्जी से आता है मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मेरे पास अभी तो हमने क्या किया कि हमारा एक्साइटेड स्टेट पे गया, एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद जब वो नीचे आया तब वो रिलीज करता है ना एनर्जी, है ना। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो एक हॉट सैंपल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जब कोई जिसका मतलब बेसिकली हीट ज्यादा है, हीट का मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा है, हीट इज नथिंग बट एनर्जी, है ना। तो उसका एनर्जी, हॉट सैंपल का मतलब है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या कर रखा है, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब कर रखा है। तो अब अगर हम उस एनर्जी को डायरेक्टली किससे, प्रिज्म से पास कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, अब्सॉर्प्शन। समझ में आया? इसमें क्या कर रहे हैं, एमिशन में क्या कर रहे हैं, एमिशन पे हम पहले एक्साइटेड लेवल पे लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज हो रही है। अब्सॉर्प्शन में क्या है कि पहले से ही उसके पास एनर्जी है absorb, और उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रिज्म से पास। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अभी हम अब्सॉर्प्शन के लिए लिखते हैं। अच्छा, ये जो है एमिशन में एक और पॉइंट है कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसमें ब्राइट लाइंस जो है वो हमें मिलती है, ब्राइट कलर लाइन। एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइंस separated by dark space. कैसे रहता है देखिए, मान लो हमें एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे रहता है बाद में लिख लेना, एक बार देख लो क्या है। ये कलर लाइंस देता है। जैसे मान लो एक रेड लाइन, चलो ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है। ये क्या करता है, कलर लाइंस देता है, बट बाकी जो स्पेस है वो डार्क होता है। अभी क्या, लाइंस कलर्ड है बट लाइंस के बीच में जो स्पेस है और कोई भी स्पेस है वो क्या है, डार्क ना। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे पूरा डार्क है, यहाँ पे पूरा ब्लैक 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 है, यहाँ पे पूरा ब्लैक। एमिशन स्पेक्ट्रम में वी सी कलर लाइंस एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज डार्क। समझ में आया? क्लियर है सभी को? व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, हाउ डज इट लुक लाइक? Yes, sir. Sir, बोलो बोलो। sir, please repeat spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या नाम है, स्पेक्ट्रम दिखाता है। उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, बेसिकली प्रिज्म भी है और वहां पे फिल्म भी है डिटेक्ट करने के लिए, सारी चीजें हैं, तो उस पूरे सेटअप को स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। Okay. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखवा रहा हूँ, समझा तो दिया ही है, मैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखा रहा हूँ।
when white light from any source is passed through hot sample and then analyzed by prism then it is observed that अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लाइंस जो हैं वो हमें क्या दिखाई देती है, ब्राइट लाइंस, कलर्ड लाइंस शो होती है ना। अब्जॉर्प्शन में Yes, इसका sir. जस्ट ऑपोजिट होता है। अब्जॉर्प्शन में हमें डार्क की जगह क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, और कलर की जगह क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। अब याद है बचपन में जब फोटो खींचते थे, अगर किसी को याद हो तो, नेगेटिव होती थी। तुम लोग 2000 में 2005 में आए ना, तब शायद नहीं आया। वो वाला पुराना वाला कैमरा नहीं आया 2005 में, आई वाज, तब तो फोन आ गए थे 2005 में। 2005 में स्मार्टफोन थोड़ी है। बचपन में फोटोज कैसे खींचते, नॉर्मल तो कीपैड फोन्स थे। अच्छा कैमरा। वो वाला फोन आ गया था ना। बट किसी ने नेगेटिव देखा है, नेगेटिव सुना है? Yes, sir. Yes. No, sir. नहीं सुना, sir. Yes. No, sir. ठीक है, छोड़ो, उसका एग्जांपल नहीं दे सकते। नेगेटिव में क्या होता है बेसिकली, तुम जब फोटो खींचते हैं तब नेगेटिव तुरंत निकल जाता है। नेगेटिव इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन, और जब उसको हम कलर्ड वर्जन में कन्वर्ट करते हैं तो तुम जो फोटो देखते हो, कैमरा वाले को देखते हो, अभी तो क्या है सब एडवांस हो गया, डायरेक्टली कलर फोटो निकल आता है। बट पहले क्या था, पहले नेगेटिव आती थी, उस नेगेटिव में काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो नेगेटिव रहती है, तो नेगेटिव इज लाइक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उस नेगेटिव को जब कलर में कन्वर्ट करते हैं तब हमारा वो कलर्ड फोटो आता है। तो नेगेटिव में क्या रहता है, नेगेटिव में डार्क स्पेसेस रहते हैं, है ना। वही डार्क स्पेसेस नेगेटिव से जब हम कलर में कन्वर्ट करते हैं तो वही डार्क स्पेसेस कलर में कन्वर्ट होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो उस वाले वहां पे यूज होता था। तो नेगेटिव्स जो है, नेगेटिव से हम कभी भी वो कन्वर्ट कर लेते, तो नेगेटिव बहुत सारे ले लेते। एनीवे हाँ ठीक है, दैट some dark spaces are obtained some dark spaces are obtained in continuous spectrum. Sir, your screen is lagging. Sir, इसमें hot कैसे- sample क्या हो? हॉट सैंपल मतलब हीटेड सैंपल जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे वेपर्स ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। तो वेपर्स क्या है, एक तरीके से टेम्परेचर उसका ज्यादा ही है। जैसे तुमने कोई भी सब्सटेंस को हीट कर लिया ना, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अब उसमें से व्हाइट लाइट पास करोगे, उसके तुरंत बाद तुमने क्या कर दिया, प्रिज्म लगा दिया। यहाँ पे व्हाइट सैंपल है, सॉरी हॉट सैंपल है, व्हाइट लाइट आ रही है, और फिर उसके तुरंत बाद तुमने क्या कर दिया, प्रिज्म लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कलर है वो क्या होगा, डार्क होगा,
डार्क लाइंस हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बोलो, सबको समझ में आया कि Yes. अब जो खाली स्पेस है वो क्या होगा? Color. कलर्ड। समझ में आया? Yes. देखो, जो लाइंस मिल रही हैं, यहाँ पे लाइंस मिल रही है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम, ये इसको क्या बोलेंगे हम? ये लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में हमें क्या मिलती है? लाइंस मिलती है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है एटम्स के लिए होता है। लाइन स्पेक्ट्रम किसके लिए होता है? एटम्स के लिए। इसका दूसरा पार्ट होता है बैंड स्पेक्ट्रा। हाँ बोलो बेटा। सर ये एफटी में आएगा? एफटी का सिलेबस क्या है? Dual nature of electromagnetic wave बात है कि क्या? और उससे पहले उससे पहले जो आगे का सिलेबस है वो Reactions and solutions. इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा दिया ना हमने। हाँ सर हो गया। अच्छा, डुअल नेचर एक्सप्लेन नहीं किया ना, तो वो कल कर देंगे। कल हमारा नहीं परसों लेक्चर है। परसों तो अच्छा, परसों ठीक है। डुअल नेचर एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो मॉलिक्यूल के लिए होता है। मॉलिक्यूल मतलब बैंड स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है? कि तुमको एक बैंड मिलता है, मतलब जैसे मान लो तुम्हें अभी लाइन मिला एक कलर का, अब तुम्हें एक कलर का बैंड मिलेगा। एक लाइन नहीं मिलेगी, काफी सारी लाइंस मिलेंगी। जैसे इसमें मुझे ऑरेंज कलर भरना, तो ये पूरा ऑरेंज कलर का होगा, ये बैंड स्पेक्ट्रम है। इसमें हमें लाइन नहीं मिलती है, इसमें हमें बैंड मिलता है इस तरीके से। सर हाँ बोलिए। सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो डार्क लाइंस हैं वो भी लाइन स्पेक्ट्रा है? हाँ हाँ, लाइंस तो लाइन स्पेक्ट्रा ही होगी। ठीक है, सिंपल सा है। मॉलिक्यूल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस। लाइन है तो एटम। सर रेनबो बैंड स्पेक्ट्रा में आएगा ना? हाँ, रेनबो उसमें आएगा बेसिकली। उसमें बैंड ही होता है एक तरीके से, और वो कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? जैसे वॉयलेट है, ऐसा तो है नहीं कि वॉयलेट है उसके बाद इंडिया में बीच में गैप है। अगर गैप रहता है तो डिसकंटिन्यूस है। विबग्योर में क्या रहता है, मतलब रेनबो में क्या रहता है? मिक्स रहता है ना। जैसे वॉयलेट खत्म होने को आया तुरंत क्या आ गया? इंडिगो आ गया ना। उसके बाद ब्लू आ गया, येलो आ गया, सब एकदम मर्ज रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस में क्या रहते हैं? मर्ज रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और चीज बता रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या रहता है? मर्ज रहते हैं, जैसे रेनबो है। सर हाँ हाँ बोलो। सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में तो डिसकंटिन्यूअस आएगा ना? वो दोनों हो सकता है, कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस दोनों हो सकता है। ओके सर। वो डिपेंड करता है ना, एमिशन और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस दोनों ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, जो आज पढ़ाया पढ़ के आना सब लोग। बोर्ड्स मॉडल जो है वो रिवाइज करके आना अच्छे से। तुम्हारा यूटी है या एफटी है तो उसके लिए तो पढ़ना ही है तुमको, तो अच्छे से लिए वो भी पढ़ना उसके लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? हाँ बोलो। सर आई हैव अ डाउट इन द लास्ट क्वेश्चन जो आपने करवाया था ना,
n इज इक्वल टू 2 एंड n4 वाला एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर तो इसमें आपने 13.6 है, उसके बाद में 3 क्यों लिखा है? बिकॉज द दोनों के बीच में एक ऑर्बिट का गैप है, इसलिए 3 लिखा है। फॉर्मूला देखो ना, z लिखा हुआ है वहां पे, z का मतलब क्या है? यस एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। एटॉमिक नंबर। यस सर गॉट इट। ठीक है सर सब लोग। हाँ बोलो। सर कैन यू अपलोड दिस नोट्स? हाँ हाँ अपलोड कर दूंगा ना। ओके सर। ठीक है तो सब लोग जो है वो टेस्ट का